इसका ऑडियो नमस्कार। मेरे है जो सर चलो एक सेकंड सर, FB लाइव बस ऑन हो रहा है, एक सेकंड का वेट करिए, प्रिपेयर हो रहा है। बहुत ठीक है, ठीक। हाँ सर। लगी। किससे तेज ज्यादा हो रहा है? किससे स्टार्ट कर दीजिए सर। नमस्कार, नहीं आ रहा। मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, डीन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड हेड ऑफ कलानिधि डिवीजन, आप सभी को आज इस कार्यक्रम वर्चुअल बुक डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो पुस्तक जिस पर हम लोग वर्चुअल बुक डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसका टाइटल अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम, जो कि श्रीमती माला दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक जो कि कोर्ट में जो 40 दिन की सुनवाई हुई उसके अलग अलग पहलुओं को देख कर लिखी गई है। तो मैं सबसे पहले माला दीक्षित जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लिए और IGNCA में हमें अवसर देने के लिए इस पुस्तक के ऊपर परिचर्चा करने के लिए। आज की इस परिचर्चा की अध्यक्षता माननीय श्री राम बहादुर राय जी, जो अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के, कर रहे हैं। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करके हमारा मान बढ़ाया। आज इस पुस्तक में परिचर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथिगण एकत्रित हुए हैं। मैं उन सभी अतिथिगणों का आपसे परिचय कराना चाहूंगा और स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। और मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूंगा जस्टिस SR सिंह जी का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत स्वागत आज अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री NK सिंह जी का, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार एवं महासचिव हैं, पूर्व महासचिव हैं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का। नमस्कार सिंह साहब और बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे साथ शामिल होने के लिए। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर BR मणि, जो पूर्व महादेव निदेशक हैं नेशनल म्यूजियम के और ASI में भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पद पर सुशोभित किए हैं और उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है इसमें अयोध्या के सिस्टम में। तो डॉक्टर BR मणि, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहूंगा और आपने समय निकाला। मैं जानता हूँ आपकी व्यस्तता, आज किसी और कार्यक्रम में भी आप शामिल हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री प्रशांत मिश्र जी का, जो जल्दी ही हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। वरिष्ठ कार्यकारी संपादक हैं दैनिक जागरण समूह में। धन्यवाद श्री प्रशांत मिश्र जी आज के इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और डेफिनेटली हमारे साथ जो बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं। ये प्रोग्राम जूम के माध्यम से तो हो ही रहा है, साथ में फेसबुक लाइव हो रहा है, तो कि हमारे IGNCA के फेसबुक लाइव से हजारों लोग इससे जुड़े होंगे। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जैसा कि आप सबको पता है कि ये पुस्तक सुप्रीम कोर्ट में जो 40 दिन सुनवाई चली उसके बारे में है। तो मैं आगे लेखक को बुलाने से पहले मैंने थोड़ा सा कुछ इंटरनेट सर्च किया और आज के इस परिप्रेक्ष्य में वो थोड़ी सी एक जानकारी मैंने भी जुटाई, मैं शायद आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि जो 40 दिन की सुनवाई है इसकी कहानी बहुत लंबी है। इसकी शुरुआत, so let me just highlight some of the dates which are very much relevant to this particular case. So like if you see the history, the first legal fight began in 1885 when Mahant Raghuvar Das filed a suit against Secretary of State of India in council in the civil court of Faizabad.
The appeal was dismissed in 1886. Then till December 1949, there was no activity and there is nothing when the idols were put in disputed society. The first legal battle in independence India, but before that, in January 5th, 1950, Priyadatta Ramnagar, the Mahapalika president, was given charge as a receiver of that particular site. And the first legal in the independence India started on January 16, 1950, and Gopal Singh Visharad of the Hindu Mahasabha became the first person to file a suit in the independent India in the case. 9 years later, in December 17, 1959, Nirmohi Akhada filed the third suit to take over the management from the receiver. 2 years later, on December 18, 1961, Sunni Central Book Board, along with all those defendants named in the earlier suits, filed the fourth suit in the Court of Civil Judge in the Faizabad. On July 1st, 1989, a fifth suit was filed by former Allahabad High Court Judge Devki Narayan Agarwal as the next friend of Ramlalla Birajman, the deity deemed a minor legal person, before the civil judge in Faizabad. Then on July 12, 1989, the Allahabad High Court passed an order transferring all the suits to three-judge bench of the High Court. On October 7 and 10, 1991, the state government acquired the premises, which was later quashed by the High Court. And then in December 21, 1992, Harisankar Jain filed a petition in the Lucknow bench of the Allahabad High Court. In that, it was the first fundamental right to worship Lord Ram, which was accepted in January 1993. The central government in January 1993 acquired the land, and then later in 1994, Apex Court filed the acquisition. So 13 years after the Allahabad High Court took the case in March 2002, which was decision was given on in September 2010. And after that, you all know that the review petition was filed and the case came to Supreme Court. And the historical landmark thing started in January 2019 when the five-judge bench was constituted, and rest Malaji has very beautifully narrated in her book. So, like, who can be better than her to explain, और उन book किताब के बारे में बताने के लिए उनसे बेहतर कौन बता सकता है कि उन्होंने किस परिपेश में और क्या क्या इस किताब के बारे में अपने विचार रखे हैं. तो मैं अब अनुरोध करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी सभी को, जो हमारे दर्शक हैं, वो जरूर देखना चाहेंगे किताब की कॉपी, जो कि हमने कवर पेज पे तो छापी है, लेकिन फिर भी सब लोग देखना चाहेंगे किताब, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए. और मैं माला जी से अनुरोध करूंगा कि वो किताब का परिचय हमारे जो अतिथि हैं उनको किताब का परिचय दें. माला जी, ओवर टू यू. नमस्कार सभी लोगों को मेरा अभिवादन. मैं सबसे पहले माननीय जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अनमोल समय दिया और इस कार्यक्रम से जुड़ी. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है, आप बोल करिए. अच्छा, मैं सबसे पहले माननीय जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इतना अमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया. मैं जस्टिस SR सिंह के आभार प्रकट करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ. अभिवादन है मेरा उनको कि उन्होंने बहुमूल्य समय यहाँ निकाला हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए. और मैं बहुत ज्यादा आभारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष और सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार श्री राम बहादुर राय जी का बहुत आभार प्रकट कि राय सर से कभी मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई. उनसे मेरा परिचय मेरी खबरों के जरिए ही है और वो मुझे मेरी खबरों से ही पहचानते हैं. और उन्होंने इतना मुझे सम्मान दिया कि मैं आज इस कार्यक्रम में, इस मंच में यहाँ शामिल हुई. इसके लिए मैं उनके तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ.
मैं इस कार्यक्रम में यहाँ तक आने, इस किताब को लिखने के लिए अपने समूह के राजनीतिक संपादक और वरिष्ठ कार्यकारी संपादक प्रशांत मिश्रा जी का आभार प्रकट करती हूँ। वो अभी शायद जुड़ नहीं पाए हैं, कोशिश कर रहे होंगे सर, कि मैंने ये किया और इस इतने ऐतिहासिक केस को कवर किया और एक किताब के रूप में आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की। इसके अलावा मैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, अभिवादन करती हूँ उनका कि इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया, शामिल हुए, हमें इतना मान दिया। मैं डॉक्टर BR मणि जी का आभार प्रकट करती हूँ और उनकी यहाँ पर उपस्थित बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उस टीम में शामिल थे जिसने ASI की खुदाई की इस मुकदमे में, और ASI की उनकी दी हुई रिपोर्ट जो है वो मील का पत्थर साबित हुई इस केस में। तो मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी का आभार प्रकट करती हूँ, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला निधि विभाग के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया और सबको शामिल किया। मैं सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए और इसमें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, मुझे मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत ज़्यादा बोलना तो मुझे नहीं आता, लेकिन किताब जो, तो मुझे किताब लिखना तो नहीं आता, मुझे नहीं पता लोग कैसे किताब लिखते हैं। मैं तो शुरू से खबरनवीस रही हूँ, पत्रकार रही हूँ, और जो भी चीजें देखती हूँ वो पत्रकार के नजरिए से देखती हूँ और उसे वैसा ही लिखने की कोशिश करती हूँ। तो यही एक प्रयास था। ये ऐतिहासिक मुकदमा जब हुआ, 40 दिन इसकी सुनवाई हुई, तो मुझे बराबर ये लगता रहा कि मैं एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की साक्षी हूँ जिसको ये लोग सोचते हैं, और इस क्षण में जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ, उसको मैं आगे कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, ये मेरे अंदर एक भावना थी, जिसका परिणति ये किताब बन करके निकली। दूसरी चीज, मैंने एक चीज और सोची कि क्यों ना एक नई विधा शुरू की जाए। आज तक किताबें जो हमने पढ़ी, जो देखी, वो ज्यादातर ऐसी आती थी जो विषय वस्तु तो बताती थी, जैसे राम जन्मभूमि एक ऐसा मामला है जिसपे अनंत लिखा जा सकता है, अनंत पुस्तकें हो सकती हैं, एक अंतहीन कहानी कह सकते हैं, या हमेशा चलने वाली कहानी कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि जो कोर्ट में घटित हो रहा है, जिसका परिणाम पूरे समाज पर पड़ेगा, जिस फैसले का, वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी बहुत सारी चीजें लोगों के सामने नहीं आई हैं। इतनी चीजें अखबारों में, खबरों में, यहाँ तक कि मैं खुद रोज अखबार में लिखती थी, इतनी चीजें नहीं दे पाई हूँ। तो उसको सबको मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, और इस चीज ने ही मुझे ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। साथ में और लोग मिलते थे मुझे, जो मेरा डेडिकेशन देखते थे कि रोज मैं कवर करने के लिए 9 बजे सुबह कोर्ट पहुंच रही हूँ, 5 बजे तक रुकती हूँ वहाँ। तो वो भी कहते थे कि इस पर किताब आप जरूर लिखिएगा, अपना एक अनुभव शेयर करिएगा। तो शायद मैंने वही कोशिश की है। अब वो अनुभव अच्छा था या बुरा, ये आप लोगों के सामने पुस्तक है, आप बताएंगे उसमें कि कैसे मैंने पेश किया। लेकिन थोड़ा संक्षिप्त परिचय अगर हम इस किताब के बारे में दें, तो इसमें 12 चैप्टर हैं, 12 अध्याय हमने इसमें रखे हुए हैं, और मुख्यतः ये किताब सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई और उसमें हुई रोचक घटनाओं के बारे में बताती है। जो मुझे रोचक लगी तो मुझे लगा मैं दूसरों को भी शेयर करूं। इस किताब में ये पता चलेगा आपको कि झांसी की रानी की सेवा करने वाले धार्मिक संगठन का इस मुकदमे से क्या लेना देना था, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा ने ही ग्वालियर में झांसी की रानी की अंतिम समय में सेवा की थी, और ये चर्चा आई थी कोर्ट में, तो मैंने उसको भी लिखा है। और इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी उसमें होते रहे, जैसे कि सवाल किया बेंच ने कि देवता क्या होते हैं, तो उन्होंने, वकीलों ने उसका जवाब दिया कि देवता क्या होते हैं, काबा स्वयंभू है या उस निर्मित है। तो वकीलों ने जवाब दिया कि काबा स्वयंभू है कि निर्मित है। ये चीजें जो थी, और कैसे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पे चर्चा हुई, किस उसमें हिंदू मैथोलॉजी में या इस्लामिक मैथोलॉजी में क्या मायने हैं, क्योंकि इस पूरे मुकदमे में आस्था जुड़ी हुई थी
कहने को तो ये जमीन का विवाद था, लेकिन पूरा मुकदमे में एक आस्था का प्रकरण जुड़ा हुआ था, दो समुदाय जुड़े हुए थे। इस मुकदमे की एक और खासियत थी, बहुत कम मुकदमे होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होते हैं। ये मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव सूट था, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव सूट था, और कोर्ट के ऑर्डर से ये रिप्रेजेंटेटिव सूट बना था। इसमें हिंदू महासभा कोर्ट के ऑर्डर से बाद में जोड़ी थी, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इसीलिए इस पर जो फैसला आया है वो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है। तो इस जो मुकदमे का जो भी फैसला आया है, मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का और उन महान न्यायाधीशों का, जिन्होंने इतने जटिल विषय पर एक सर्वमत का फैसला सुनाया है। और ये इसीलिए मैंने इस किताब में एक टॉपिक पे लिखा हुआ है कि अयोध्या जन्मभूमि विवाद के मामले में आज तक का ये पहला सर्वमत से आने वाला फैसला है। इसके पहले जो छोटे छोटे इसमें प्रकरण गए हैं अदालत तक, उसमें न्यायाधीशों की राय विभाजित, चाहे वो भूमि के अधिग्रहण का मामला रहा हो या फिर ये हो में न्यायाधीशों की राय विभक्त थी। लेकिन ये मुकदमा का फैसला जो है ये सर्वसम्मति का है, और सर्वसम्मति के फैसले की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें गुंजाइश जो संशय की होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसके अलावा मैंने हाई कोर्ट का भी फैसला कवर किया था, थोड़े से वो अनुभव भी इस किताब में शेयर किए हैं, और छोटी छोटी चीजें जो मैंने इसमें शेयर की जो मुझे खास लगती हैं। जैसे मैंने महसूस किया कि न्यायाधीशों का सवाल पूछने का तरीका क्या था, कैसे कौन सवाल पूछता था, उसके कैसे उत्तर आते थे। इस तरह से जो लोगों ने अपना जीवन इस मुकदमे के लिए, मतलब राम जन्मभूमि के आंदोलन में तो बहुत लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है, लेकिन कुछ लोग इस मुकदमे में भी समर्पित थे, तो मैंने उनको भी कवर करने की कोशिश की है। ट्रस्ट का गठन हुआ वहां तक, क्योंकि इस किताब में जब मैंने रोज में वहां कवर करती थी, सुनवाई देखती थी, अपनी डेट वाइज नोटबुक बनाती थी, उसमें लिखती थी, फिर अखबार में आके खबर लिखती थी, फिर जो कुछ चीजें बच जाती थी, याद रहती थी, उनको मैं वीकेंड पर आकर के नोट करती थी, और उसी से ये पुस्तक 2-3 महीने में मैंने तैयार की। थोड़ा सा हमें इसमें प्रकाशक में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वो सब वो चीजें पीछे चली गई, अब पुस्तक सामने आ गई है, एक चीज आ गई है सामने, तो अब वो चीज भी पूरी हो गई है। बाकी मैंने इसमें कोशिश की है कि 1950 में कमिश्नर की रिपोर्ट क्या कहती थी। किताब में एक चैप्टर इसमें पूरे घटनाक्रम का है मुकदमे का, तो ये चीजें। इसके अलावा ये भी मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिखा है कि इस मुकदमे का बाकी जो केसेस हैं, जैसे काशी विश्वनाथ का मामला है या मथुरा वाला है, इस पर क्यों असर नहीं होगा, एक छोटा सा टॉपिक उस पर भी है। और विशेष तौर पर मैंने रोचक रोचक घटनाएं लिखने की कोशिश की है। तो ये संक्षिप्त में, बाकी आप लोगों ने पुस्तक पढ़ी है, आप इसका आकलन बेहतर करेंगे, तो आप बताएंगे मुझे, पता चलेगा कि कैसा रहा। और ज्यादा तो मुझे नहीं बोलना नहीं आता, मुझे कोई अनुभव नहीं है, तो मैं इतने पर ही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी और सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी इसके लिए। धन्यवाद माला जी। डेफिनेटली आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पुस्तक का परिचय दिया, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे महान न्यायाधीश जिन्होंने ये फैसला सुनाया, उनका ये देश, हम सब बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और उनमें से जो हमारे जो न्यायाधीश जो लीड कर रहे थे, माननीय श्री रंजन गोगोई जी, उन्होंने आपकी किताब को देखकर एक छोटा सा मैसेज भेजा है, जो कि मैं आप सबके लिए उस मैसेज को पढ़ना चाहूंगा। One of the most fiercely contested cases in India's legal history, the Ayodhya case, will always hold a special place. Multi-dimensional issues called for a final resolution on the basis of voluminous records, including oral and documentary evidences, which had to be translated from a host of different languages. Every point was hotly contested and passionately argued by the renowned group of lawyers who represented the contesting parties. Reaching to the final verdict was a challenging task for a wide variety of reasons,
the cooperation of eminent lawyers, and their assistance to the bench over a period of 40 days of continuous hearing was unprecedented. The book described all events with a perspective which I am sure the readers will find interesting. The author, who was present in most of the hearings to cover the case for the newspaper she writes for, has to my mind done full justice to the events that had taken place in the court. My best wishes for the success of the books. So Malaji brought a best compliments for your book, and none other than our Honorable Justice Ranjan Gogoi. So, and now we have in this category we have very important eminent guest, Honorable Justice Gyan Sudha Mishra ji. So now I would like to request you, ma'am, please हमें अपने विचारों से अनुग्रहित करें इस पुस्तक के बारे में और इस टॉपिक के बारे में. Over to you, ma'am. मैम अनम्यूट कर लीजिए. आदरणीय एवं प्रबुद्ध श्रोतागण और समस्त अतिथिगण जो आज के इस आयोजन में सम्मिलित हैं, सर्वप्रथम तो मैं माला जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी पुस्तक का एक लीक से अलग हटकर एक पुस्तक को लिखने का सोचा, क्योंकि मेरी हमेशा से राय रही है कि जो लीक से हटकर काम करते हैं उन्हें शायद विशेष बधाई का पात्र मानना चाहिए. तो साहित्य की बहुत सारी विधाओं पे अनगिनत किताबें लिखी गई हैं, उपन्यास, पोइट्री और लेख, जीवनी, जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं. लेकिन और निर्णय भी बहुत सारे लिखे गए हैं जिसकी एकदम आर्काइव तक उसके रिपोर्ट्स हैं. लेकिन ये एक अनूठी सोच है कि निर्णय लिखने तक कोर्ट की गतिविधियां कैसी रही और किस तरीके से ये न्याय का एक अनूठा उदाहरण है जिसके बारे में लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि जो 500 वर्षों से जिस लिटिगेशन की शुरुआत हुई वो इतने अतिशीघ्र न्याय निर्णय के रूप में हमारे सामने आ जाएगा. तो मेरी समझ से यह भी ये साबित करता है कि जहां चाह वहां राह. तो और मैं निर्णय की शीघ्रता के विषय में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आमतौर पर लोगों को ये बड़ी वेदना रहती है कि बहुत समय लगा, बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है. इसमें भी बहुत समय लगा, लेकिन जब हुआ तो बिल्कुल मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि कितनी सहजता से, कितनी शालीनता से सुप्रीम कोर्ट ने 500 वर्षों के इतिहास, जो इतिहास बन गया था, जो लिटिगेशन, वो उस पर एक निर्णय दिया. और उस निर्णय को पहुंचने में क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या गतिविधियां रही, उसको माला जी ने रेखांकित करने के अपने पुस्तक के को जो प्रयास किया है वह अति सराहनीय है. इन्होंने निर्णय तो सबके सामने है, जैसा इन्होंने लिखा भी अपनी किताब में, निर्णय तो सबके सामने है और वो सब देख ही सकते हैं. लेकिन निर्णय तक पहुंचने में किस किस तरह की गतिविधियां आई, इस पर आमतौर पे सबों की बड़ी उत्सुकता रहती है कि कोर्ट में क्या हुआ. और विशेषकर इसलिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग का परमिशन कोर्ट्स में नहीं होता है और इसमें भी नहीं हुआ. तो कोर्ट के निर्णय तक पहुंचने में
कैसे कैसे अनुभव हुए, इन्होंने शुरू से लेकर आदि से अंत तक इन्होंने जो रेखांकित किया है और उसे लिपिबद्ध किया है, इस लीक से हटकर सोचने की मेरी समझ से शायद ये एक अपने आप में एक अकेली ही रचना होगी अब तक की, तो जिसमें निर्णय के पहुंचने तक क्या क्या हुआ, जो जजों ने लिखा वो तो अपनी जगह है ही, पर उनको पहुंचने तक, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या हुआ, तो इसमें निश्चित रूप से आम पाठकों की दिलचस्पी होगी। और मैं समझती हूँ कि इसका शीर्षक देख के ही लोग इसको शुरू से आखिर तक, अगर पढ़ने की नहीं तो कम से कम इसको शुरू से इसका, अगर इसकी सारे चैप्टर्स की अगर आप वो टाइटल को भी पढ़ लेंगे, कैप्शंस को भी पढ़ लेंगे, तो हमें लगता है कि इन्होंने अयोध्या के डिस्प्यूट को बिल्कुल गागर में सागर भर के एक साधारण आम पाठकों तक इन्होंने पहुंचाने का जो ये लीक से हटकर प्रयास किया है, वो अति प्रशंसनीय है। शायद यही वजह थी कि माला जी ने जब मुझे इसकी भूमिका लिखने के विषय में कहा, तो मैंने कहा भाई हमने साहित्य तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, हिंदी साहित्य भी पढ़ा है, पोइट्री तो नहीं लेकिन उपन्यास बहुत पढ़ा है। हमें लगता है कि कोई लेखक हमारे कॉलेज के जमाने में छूटा नहीं होगा, यशपाल के झूठा सच से लेकर के इवन गुलशन नंदा तक पढ़ लिया था। तो लेकिन ये जो एक अनूठी पहल इन्होंने की, इसने मुझे बहुत आकर्षित किया कि भाई कोर्ट में तो सचमुच में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लोग मौखिक रूप से अपने अपने जब संस्मरण लिखते हैं या अपनी जीवनी लिखते हैं या सभा सोसाइटी में उसकी चर्चा करते हैं, वहीं तक लोगों को पता होता है। लेकिन ये बिल्कुल सिलसिले से इन्होंने लिखने की सोच इनकी आई, वो निश्चित रूप से पाठकों को अपने आप में बांध कर रखेगी। और बिल्कुल ही एक इन्होंने कैप्सूल के फॉर्म में जो ये इस किताब में सिर्फ अनुभव ही नहीं, क्या लिटिगेशन था, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे 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 ये आगे बढ़ा, उसको बड़े ही साफ और बहुत ही क्लैरिटी के साथ इन्होंने जो लिखा है, वो इनकी मैं सराहना करती हूँ और इन्हें अपनी बेस्ट विशेस देती हूँ, अपनी शुभकामना, आशीर्वाद सब कुछ देती हूँ कि ये इनकी प्रथम रचना की बहुत अच्छी शुरुआत है और आगे इन्हें अभी बहुत कुछ लिखने की प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से उसके साथ ये न्याय करेंगी। तो जब हमने ये देखा कि इन्होंने बहुत सही सोच रही कि कोई ऐसी किताब लिखने की शायद जरूरत है जहां जटिल निर्णयों को, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कि कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने के लिए जो हर कोई समझता है, वकील समझता है, जज तो खैर समझता है, लेकिन जो लिटिगेंट होता है वो उसकी समझ में नहीं आता और उसको इंटरप्रेटर लेना पड़ता है और उसको किसी के माध्यम से उसके निर्णय को समझना पड़ता है। तो इस अयोध्या के विशाल विषय को, एक विशाल लिटिगेशन को इन्होंने बिल्कुल एक संकलित करके सिर्फ अनुभव ही नहीं बांटा, अयोध्या का लिटिगेशन क्या रहा है और क्यों वहां तक कैसे हमारे माननीय न्यायाधीशगण उस निर्णय पर पहुंचे, इनको उन्होंने बड़ी रोचक ढंग से, और जिसको कहते हैं कि निर्णय पढ़ते पढ़ते तो आदमी जम्हाई भी लेने लगता है, इनकी किताब में जम्हाई की नौबत नहीं आएगी क्योंकि ये बांधे रखती है और इसमें जो विषय है उस पर भी लिखा, कैसे कैसे वकीलों के बीच नोकझोंक हुई, किस तरह से उस वहां तक पहुंचने में ये सारी मैं कहूंगी लिटिगेशन का यात्रा संस्मरण है शायद, और ये अपने आप में एक अनूठी रचना साबित होगी जो कानून के प्रकांड विद्वानों को ही नहीं, एक आम पाठक को भी बांध के रखेगी और
पूरे परिप्रेक्ष्य में पूरे लिटिगेशन को समझने में इससे बहुत मदद मिलेगी। मुझे तो लगता है कि आगे कभी जब इन विषयों पर रिसर्च की जरूरत पड़ेगी कानून के विद्यार्थियों को या यूं भी, तो उनके रिसर्च में हमारे ख्याल में आपकी जो वो जितने कंटेंट्स हैं उनसे उनको अपने थीसिस पर लिखने की बहुत कुछ उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो लिख सकेंगे उस पर। तो ये एक इसने मुझे बहुत ही प्रेरित किया और मुझे अच्छा लगा कि माला जी ने इन्हें पत्रकार के रूप में, तो मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जमाने से ही इनसे परिचय हुआ और अक्सर इनके समाचार की जो आती है खबरें आती हैं वो सब देखने का मौका मिला। लेकिन इस पुस्तक को, इस किताब को लिखने के लिए जो इन्होंने जो ये पहल की उसने मुझे बहुत ही आकर्षित किया कि कितनी ये लड़की कितने लीक से हटकर सोचती है। और लीक से हटकर मैं सोचने वालों के प्रति मैं बहुत आकर्षित होती हूँ। शायद मैंने भी उसी सोच के तहत, क्योंकि हमारे जमाने में वकालत के पेशे में आना जरा बहुत कम था, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत लड़कियां कम थी उस टाइम, तो शायद उसी सब हमें कहते थे कि और प्रोफेशन में जाने के लिए, पर शायद उसी सोच ने मुझे वकालत के पेशे में भी आने के लिए बहुत आकर्षित किया था। तो मुझे लगा कि अरे चलो ये हमारी तरह की एक और लड़की है जो लीक से हटकर सोच रही है और लीक से हटकर एक किताब लिखने की इसने जो कोशिश की है वो पहली ही रचना जो वस्तु तो अपनी विषय वस्तु तो अपनी जगह पर है, पर जो विषय इन्होंने चुना कि जो ये जो किताब लिखी जाएगी वो कितनी पाठकों की उत्सुकता कितनी बढ़ाएगी, इस साइकोलॉजी को उन्होंने बड़ी अच्छी से समझा, बड़े अच्छे से समझा और उसको पकड़ा। तो मैं अब मैंने पूछा था माला जी से कि भाई देखिए वकील जब बोलने पर शुरू होता है तो पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, तो आप हमें कितना समय देंगी? तो बोली नहीं, आपको जो हमने कहा नहीं, हम लोग तो वक्ता वैसे नहीं है, आड़ी तिरछी बातें जो मन में आएगी वही कहेंगे, लेकिन जो कहेंगे वो सही कहेंगे। तो मैं इनको सिर्फ उत्साहवर्धन के लिए मैं सचमुच सोचती हूँ कि उन्होंने बड़े लीक से हटकर एक विषय चुना है और जिसके प्रति लोगों की उत्सुकता निश्चित रूप से रही है। और यूं तो ये निर्णय जो हुआ, मैं जिसको कहते हैं आई एम सीजिंग द अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्लीमेंट द ऑनरेबल जजेस ऑल्सो, जिन्होंने एक मत से सर्वसम्मति से ये फैसला सुना। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजेस की हम लोगों को एक आदत रही है कि बहुत सारे अलग अलग निर्णय रहे हैं और लेकिन सर्वसम्मति से निर्णय आया और दोनों समुदाय ने और दोनों पार्टीज ने इसका मेजॉरिटी, तो मैं कहूंगी ठीक है, इक्का दुक्का तो कुछ कुछ आता ही रहता है और वो उसमें तो स्वाभाविक है वो, लेकिन मैं अपने फॉर्मर कोलीग्स का भी को भी मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस अवसर का लाभ उठाते हुए। और सारे अतिथियों को भी मैं इसमें माला जी की कृति में अपने आप को सम्मिलित किया। बहुत सारे ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिनको मैं टेलीविजन पे ही देखती रही हूँ, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनके साथ शिरकत करने का भी मौका लग रहा है, ये अच्छा अवसर है। और प्रोफेसर गौड़ साहब का जो संस्थान में इन्होंने इसका आयोजन किया, उनको भी मैं कॉम्प्लीमेंट अपना रिकॉर्ड करना चाहूंगी और अपनी ढेर सारी शुभकामना के साथ ये ब्लेस करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ माला जी को कि अपनी लेखनी की यात्रा जो इन्होंने किसकी शुरुआत की है वो दूर तक जाती जाए और हम लोगों को इनकी ढेर सारी रचनाएं जो उत्तरोत्तर
और भी इनकी परिपक्व लेखनी आती जाएगी। इसकी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए। जो आज के जो मुझे बड़ा उत्साह लगा कि भाई हमेशा हम लोग लॉ से रिलेटेड फंक्शंस में या उसी की बुक लॉन्च में या उसी से रिलेटेड होता है, तो थोड़ी थोड़ी साहित्यकारों की कहते हैं कालो गच्छति धीमताम, पता नहीं, ये तो शायद बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी होगी। तो बहुत सारी, और ये देखिए इस पुस्तक से हमें ये भी लग रहा है कि काश ये जो केशवानंद भारती जो है का केस जो सब आप सभी जानते ही हैं, तो काश उसमें भी लगता कि लोगों में क्या उसकी भावना रही, कैसे कैसे लोग, कैसे जजेस उस निर्णय पे पहुंचे। और मैं तो थोड़ा सा जो ब्रेकिंग द बैरियर्स की बात करूंगी कि काश हम लोगों को ये भी कभी सुनने को का अवसर मिले कि जजों के आपस में क्या क्या गुफ्तगू हुई। मैं अक्सर कभी कभी यूथनेशिया के केस में कभी कभी थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ कि कैसे मेरे जस्टिस कार्डू के साथ क्या क्या हुआ जब हम उस निर्णय पर पहुंचे। तो कभी उनकी जीवनी में या संस्मरण में भी कभी सुनने को मिलेगा, और उसको माला जी उनसे पूछ के लिखेंगी तो शायद ये और भी रोचक हो जाएगा। आप 1-2 चैप्टर वो भी जोड़ दीजिए, ये मेरी बिना मांगी सलाह है। तो बहुत सारी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी और बहुत सारा धन्यवाद। अब मैं और श्रोताओं को सुनने की इच्छा रखती हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य वक्तव्य। आप कहते आपने एक रिसर्च के तौर पे जो पॉइंट्स रखे वो बहुत ही वो एक मेरे ख्याल से अधिवक्ता से एकदम से अलग थे। जो आपने बात कही कि ये एक रेफरेंस सोर्स के तौर पे आने वाली रिसर्च के लिए एक बहुमूल्य डॉक्यूमेंट है, और ये आपने अपने फॉरवर्ड में इसका नाम ही अनमोल दस्तावेज रखा है। आपने कहा ही इसको अनमोल दस्तावेज है, और वो बहुत ही सटीक परिभाषा आपने दी है इस डॉक्यूमेंट की। और आपने तो इवन फ्यूचर रिसर्च के लिए भी डायरेक्शंस दे दी कि कहाँ किस एरिया में आगे काम होना चाहिए, और कैसे। मुझे विश्वास है कि आज बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस एरिया में काम करते हुए आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। और माला जी ने तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें नोट की होंगी कि आपको इतना अच्छा उत्साहवर्धन मिल रहा है और इंकरेजमेंट मिल रहा है कि आप और आगे किताबें लिखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य हमने सुना, और आगे भी हम कोशिश करेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आपको कार्यक्रमों में हम शामिल करें, क्योंकि हम संस्कृति से भी चाहेंगे कि आप संस्कृति से भी जुड़ें। और भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो हम आपको इन्वाइट करेंगे कभी भी आप आइए और आईजीएनसीए विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे अगले अतिथि जस्टिस आर सिंह जी को कि वो अपने बहुमूल्य विचारों से हमें इस किताब के बारे में और टॉपिक के बारे में अवगत करें। सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। आज के इस समारोह के अध्यक्ष श्रीमान राम बहादुर राय जी, डॉक्टर जसबीर सिंह जी, डॉक्टर BR मनी जी, डॉक्टर गौड़, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्र जी, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को और माला जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित किया। मुझे इनकी इस पुस्तक से कई बहुमूल्य चीज़ें कहने का अवसर मिल रहा है। अयोध्या से श्रीलंका तक की यात्रा तो महर्षि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस रामायण में विस्तृत रूप से है, और भी रामायण है इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम की यात्रा, इसका श्रेय माला जी को जाता है। इसके लिए बधाई की पात्र। वास्तव में
ये पुस्तक इस माने में अद्वितीय है कि लोगों को शिकायत होती है कि मुकदमों में देर होती है, निर्णय करने में जजेस की कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ये पुस्तक इस माने में उनके लिए प्रोत्साहन देगी कि भगवान महात्मा तुलसीदास ने भगवान श्री राम को कहा विश्व रूप व्यापक रघुराई। किष्किंधा कांड में एक चौपाई है, जब बहुत देरी से सुग्रीव को लाया गया तो उनके साथ पूरी सेना में भगवान राम एक साथ मिल लिए। उस पर एक चौपाई है कि विश्व रूप व्यापक रघुराई। यह कछु प्रभु की, यह नहीं कछु प्रभु की अधिकाई। सबसे एक साथ मिल लेना ये प्रभु की अधिकाई नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जनवरी सन 50 से ये मुकदमा शुरू हुआ और 9 नवंबर 2019 को लगभग 70 साल लग गया। भगवान श्री राम को, महात्माओं, संतों को, साधुओं को न्याय दिलाने के लिए 14 बरस लगे थे, लेकिन खुद को न्याय पाने के लिए लगभग 70 साल लग गए। इसको क्या कहेंगे? अदालत की महिमा कहेंगे या भगवान श्री राम की माया कहेंगे? तो ये विचारणीय विषय है कि भगवान को भी 70 साल लग गया मुकदमे में न्याय पाने के लिए। तो ये एक प्रेरणा का स्रोत होगा उन लोगों के लिए जो मुकदमे में काफी दिन से झूलते रहते हैं। जब भगवान श्री राम ही कचहरियों का चक्कर लगाते रहे 70 बरस और उसके बाद उनको न्याय मिला, तो आम आदमी की बात कहना ही मुश्किल। हम जब हाईकोर्ट में इलाहाबाद में वकालत करते थे 1990 तक किए, उस समय उसके पहले के मेरे दायर किए हुए मुकदमे अब भी बहुत से पेंडिंग। अदालतों में जो देरी होती है वो देरी के अनेक कारण होते हैं, जिसका पूरा विवरण काफी कुछ अंश तक इस पुस्तक में मिलेगा हमें। तो ये जैसे कि पुस्तक की भूमिका में न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा जी ने लिखा कि जीवंत दस्तावेज है। अदालती कार्रवाई के बारे में वास्तव में जीवन दस्तावेज है। इसे पढ़कर के लोगों को मालूम होगा कि अदालतों में कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे देरी होती है, क्यों होता है। तो ये सारी बातें हैं कि माला जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने जो यतो धर्मस् ततो जयः, धर्म की लड़ाई के लिए भगवान को 14 साल लगा विजय, राक्षसों पर विजय पाने के लिए, लेकिन खुद को न्याय पाने के लिए 70 साल लग गए। ये भी उनकी ही महिमा है, उनकी ही कृपा है कि अदालत यूनानिमस जजमेंट दिया। संविधान पीठ ने, 5 जजेस की पीठ ने यूनानिमस जजमेंट दिया। हाईकोर्ट के 3 जजेस की बेंच में से 2 ने तो जमीन 3 पार्टी ने बराबर बराबर बांट दिया था, लेकिन उसमें से एक जज जो है उन्होंने पूरी जमीन भगवान श्री राम को दिया। वह काम जो है माननीय जस्टिस शर्मा ने किया था, धर्मवीर शर्मा ने। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को किया कि पूरी की पूरी जमीन जो है वो भगवान श्री राम लला को दिया। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मस्जिद के लिए उन्होंने 5 एकड़ जमीन अलग से गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया वो मिल जाए। इससे इस बारे में जो विवाद हमेशा बना रहता था वो विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस माने में ये पुस्तक की जो रचना है, इसके लिए माला जी को जितना बधाई दी जाए वो कम है। माननीय न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा जी ने काफ़ी डिटेल में उनके बारे में बताया। मुझे भी इनसे माला जी से काफ़ी पहले से संपर्क है और कई बार उन्होंने अदालती कार्रवाइयों के बारे में कुछ लेख लिखा, मेरा भी जिक्र किया। तो मैं उनको और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, मुझे इसमें सम्मिलित करने का, समारोह में सम्मिलित होने का अवसर दिया। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः माला जी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके
शुभकामना संदेश, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार किए कि आम आदमी के लिए भी ये जजमेंट एक मोटिवेशन होगा, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से हमें अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे जो अगले अतिथि गण हैं श्री एनके सिंह जी, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि आप अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। श्रद्धेय राय साहब जो इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, जजेस, माननीय जजेस ज्ञानसुधा मिश्रा जी और सिंह साहब, मणि जी, डॉक्टर रमेश जी, प्रशांत जी हालांकि अभी जुड़े नहीं हैं, लग गया, भगवान को मुकदमा फैसला करेंगे। माला जी शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, म्यूट कर दो। Am I audible? हाँ अभी ठीक है, आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए। ये माला जी को शायद जाने अनजाने में जो किया है उन्होंने, वो एक जर्नलिज्म के हिस्ट्री में और खास करके लीगल जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में एक अजीब मरहला है। आप देखें पोस्टेरिटी इस जजमेंट को लेके, और दुनिया में शायद इस पे चर्चा होगी, एनालिसिस होगी, और आने वाली पीढ़ी इतनी काइंड नहीं होगी जितनी आज की पीढ़ी है। जब उस समय इस जजमेंट को एनालाइज किया जाएगा तो एनालिस्ट के पास दो सवाल होंगे। पहला सवाल होगा, आखिर 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यूनानिमस डिसीजन कैसे देता है इतने कंट्रोवर्शियल इशू पे? ये पहला होगा। कैसे पॉसिबल है? 500 साल पुराना एक विवाद है, 500 साल पुराना एक इमारत का विवाद है, जिसमें कि डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का, टाइटल सूट का डिस्प्यूट है। उस पे कैसे सुप्रीम कोर्ट एक यूनानिमस फैसला देता है, और कैसे पूरा का पूरा समाज, रिप्रेजेंटेटिव सूट था, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए इक्वली बाइंडिंग था, इसके बावजूद कैसे माना गया और कैसे दोनों समाज के लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। पहला तो ये होगा। दूसरा जो रूथलेस एनालिसिस होगा कि जजेस जब इस निर्णय पे पहुंचे हैं तो उनके पास टूल्स क्या क्या थे, किन टूल्स के आधार पे पहुंचे हैं, क्या वो बायस नहीं थे, क्या उनका जजमेंट टच स्टोन जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स पे पूरी तरह खरा उतरता है। तो जब पोस्टेरिटी इसको एनालाइज करेगी तो बेहद रूथलेस होगी, और तब मुझे चिंता है कि एक बेहद खूबसूरत जजमेंट जो कि दुनिया के लिए एक नजीर बना हुआ है और दुनिया के लिए एक एपिटोम है, उस जजमेंट को कैसे कहीं गलत ना देख लिया जाए, मेरी चिंता ये है। माला जी आपने पता नहीं जाने अनजाने में एक कितना अद्भुत काम किया है। जब जजेस की एनालिसिस होगी तो उसमें क्या होता है कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होती है, और प्योर जो जजमेंट की एनालिसिस आज तक हिस्ट्री में होती रही है कि हमने जजमेंट देखा, जैसे ज्ञानसुधा जी ने एक याद दिलाया केशवानंद भारती का केस। आज हम उसके जजमेंट को जानते हैं, जजमेंट के सेलियंट पॉइंट्स की एनालिसिस करते हैं। उस समय भी हम यही गलती करेंगे कि जजमेंट का टेक्स्ट लेके उसकी एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो गलत होगा। आपने उस ब्रिज का काम किया है कि किस तरह जजेस इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पेज नंबर 70 और पेज नंबर 71, अगर आप दोनों को पढ़ें तो लगेगा कि जजेस का ट्रूथ तक पहुंचने का पैशन कितना जबरदस्त था। उदाहरण के लिए पेज नंबर 17 पे हिंदुओं की तरफ से एक वकील खड़े होते हैं, कहते हैं साहब 1931 में इसको निर्मोही अखाड़े के एक संत के नाम में ये जमीन थी। तो इमीडिएटली जस्टिस बोबड़े ने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो इसका दस्तावेज दीजिए। तो नहीं साहब दस्तावेज तो नहीं है, दस्तावेज तो नहीं है। बोले क्यों? खसरा खतौनी होगी ना, खसरा में है। और हाँ साहब खसरा में है। तो बोले तो खतौनी में भी होगा।
आप खतौनी ले आइए। बोले नहीं साहब, वो ऐसा हुआ था कि 1982 में डकैती एक पड़ी थी और वो ले गए। तो हंस के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अच्छा तो डकैत खतौनी भी चुराने लगे हैं। आप समझ सकते हैं कि मतलब उनका ये कितना वेग था आर्ग्यूमेंट, कि उस पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अच्छा तो डकैत आजकल के खतौनी भी चुरा के ले जाते हैं। ये एक पक्ष है। उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब आप 71 पे आइए। 71 पे एक किस्सा बताया है माला जी ने। राजीव धवन से बात हो रही थी। जजेस ने कहा कि भाई एक बात बताइए, आप ये जो फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, इस पे एक फोटोग्राफ गरुड़ का है। मस्जिद में गरुड़, कमल ये कब से होने लगे? तो नहीं साहब, कुछ जगहों पे है, जैसे कुतुब मीनार पे है। तो इमीडिएटली हिंदू पक्ष के वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं मिलॉर्ड, वो कुतुब मीनार एक जैन मंदिर तोड़ के बनवाया गया है। बहरहाल, जैसे ही जस्टिस बोबड़े ने फिर कहा, अगर मैं सही हूं तो जस्टिस बोबड़े ही थे, उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताइए कि कोई एक मस्जिद बता दीजिए जहां पे तस्वीर होती हो, क्योंकि इस्लाम में ममानियत है इसकी। तो आप ताज्जुब करेंगे कि राजीव धवन ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसी भी मस्जिद में चित्र नहीं होते, ये उनका एडमिशन था। तो कोर्ट ने फोर्स किया कि आप एडमिट करें कि आपका आर्गुमेंट गलत है, और दोनों पक्षों से कहा। इसका महत्व क्या है माला जी, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा जजमेंट था, और आपने जो रोल किया है वो पोस्टेरिटी के लिए, जैसा कि ज्ञानसुधा जी कह रही थी, ये एक नजीर बन जाएगा। बल्कि हम लोग आने वाले दिनों में एडिटर के रूप में अपने एक रिपोर्टर से कहेंगे कि कोर्ट में जो ये सब नोकझोंक होती है, ये ज्यादा कंटेंट देती है, आप इसको ले आइए और इसको दिखाइए, ये ज्यादा जरूरी है। अब हम इस जजमेंट पे आते हैं, क्यों ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है। एक चीज होती है लॉजिकल फैलेसी, कहते हैं हिस्टोरिसिज्म वर्सेस प्रेजेंटिज्म। आप प्रेजेंट के वैल्यू सिस्टम को जब 500 साल पुरानी हिस्ट्री पर डालते हैं और उसके राजा को, उसके बादशाह को उस टच स्टोन पे देखते हैं मॉरली, तो जाहिर है कि वो लॉजिकल फैलेसी होती है। उदाहरण के लिए ज्ञानसुधा जी जब पढ़ती होंगी तो वहां पे कोई हो सकता है टीचर छड़ी मारता हो, मुझे मारा है, मेरे टीचर ने बड़ी पिटाई की है छड़ी मारते हुए, लेकिन जब घर आते थे और बाहों पे स्वेलिंग होती थी, लेकिन कोई भी गार्जियन बोलता नहीं था, वो मानता था कि टीचर का ये काम है। आज वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ है, आज जरा हैसियत हो तो टीचर मार के दिखा दे। तो 500 साल पहले जो हिस्टोरिसिज्म होता है, उस समय के वैल्यू सिस्टम से आंका जाता है। लॉजिकल फैलेसी ये होती है कि हम मतलब प्रेजेंट के वैल्यू सिस्टम को उस समय चस्पा करते हैं। और फिर एक और दिक्कत होती है, हम हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को प्रेजेंट में दूर करना चाहते हैं। कोर्ट ने ये किया है, आप ध्यान रखिएगा, कोर्ट ने पैरा नंबर 800 में एक बात कही है, आप ताज्जुब करेंगे, कोर्ट का मेंटल उस समय कितना एक ट्रॉमेटिक स्टेट होगा जब वो जजमेंट डिलीवर कर रहा होगा। कोर्ट ने 144 जो स्पेशल पावर सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, उसको 3 बार इन्वोक किया है। क्या वजह थी? इसलिए कि उनके पास लॉजिक नहीं था, क्योंकि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को वो राइट करने जा रहे थे, लेकिन इसको वो कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री में गलतियां हुई हैं, किसको लेके हम चलेंगे। और तब फिर 500 क्यों, फिर 2000 साल पहले के अशोक के टाइम की भी गलतियां लेंगे आप। तो इसलिए करना यह था हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को, और ये उन्होंने कोर्ट ने एडमिट भी किया अपने पेज नंबर पैरा नंबर 800 में। उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी है, उनकी मस्जिद गिराई गई, उस स्ट्रक्चर को जिसमें मस्जिद थी वो गिराई गई है, एंड इट इज बाउंडेड ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सेट राइट व्हाट इज रॉन्ग। जो रॉन्ग हुआ है उसको रेमेडी करना, ये हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं। आप समझे इसको। तो अगर रॉन्ग जो 40 साल या 60 साल पहले रॉन्ग हुआ था, 40 साल पहले रॉन्ग हुआ था, अगर उसको कोर्ट ठीक कर सकता है तो 500 साल पहले जो रॉन्ग हुआ उसको क्यों नहीं ठीक करेगा। तो कोर्ट को ये ठीक, यही वजह है कि जो ट्रेवलॉग्स थे फिंच के और स्टीफन थैलर के, उस पर पूरा वजन डाला है, और कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, प्रोबेटिव वैल्यू इनका बहुत ज्यादा है। प्रोबेटिव वैल्यू से मेरी मुराद है जो 100% प्रूफ होता है, उसे प्रोबेटिव वैल्यू कहते हैं।
तो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू स्टीफन थैलर का ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है, और स्टीफन थैलर ने बिल्कुल सही लिखा है कि भाई यहाँ हिंदू पूजा करते हैं। मैंने एक उससे पूछा, पुजारी से, कि भाई तुम्हारे पास इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है लोगों की, ये कहाँ से? और तो साहब 7 पुस्तों की लिस्ट होती है, हमारे जो जजमान आते हैं उनकी हम पूरी लिस्ट रखते हैं कि उनके परदादा कितने थे, 7 पुस्तक की लिस्ट रखते हैं। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ पंडित ये करते थे। तो स्टीफन थैलर ने अपनी किताब में ये बात लिखी है। तो कोर्ट मुतासिर हुआ, तो उसने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू का है। हालांकि वही एएसआई के रिपोर्ट को कोर्ट ने बड़े उससे कहा कि नहीं, इसको हम सिर्फ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जो सिविल लॉ का एक टच स्टोन होता है, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, हम इसको उसी आधार पे देख रहे हैं। बिल्कुल एएसआई ने कहा है कि यहाँ पे हिंदू मंदिर गिरा के बनाया गया है, लेकिन हम इसको प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मानते हैं। लेकिन स्टीफन थैलर ने जो कहा है 1740 के बाद, या फिंच ने कहा है 1605 में, हम उसको प्रोबेबिलिटी वैल्यू का मान रहे हैं। ये कोर्ट का प्रेडिकामेंट था, ये डायलेमा था कि उसको करना है। तो इसीलिए माला जी ने जाने अनजाने में आपने इतना बड़ा उपकार किया है कि जो पोस्टेरिटी के रिसर्चर्स आएंगे आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद, जब वो इसको पढ़ेंगे, और मेरी एक आपसे मुराद है, गुजारिश है कि आप इसको इमीडिएटली इंग्लिश में तर्जुमा कराएं। अगर दिक्कत हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप इसको जल्दी से जल्दी कराएं ताकि रिसर्चर समझ सके कि कोर्ट का माइंड उस समय कैसे फोर्स किया कि राजीव धवन अपनी बात एक्सेप्ट करे, कैसे फोर्स किया कि पीएन मिश्रा अपनी बात से बैकआउट करे क्योंकि उन्होंने गलत आर्गुमेंट दिया है। तो जब ये डेवलपमेंट दिखाए जाएंगे तभी कोर्ट के जजमेंट कैसे हुए हैं इसको सही पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि कोर्ट एक अद्भुत काम किया था, यूनानिमस जजमेंट है, लिहाजा और समाज ने एक्सेप्ट किया उस जजमेंट को। लेकिन उस जजमेंट के पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या थी? अगर मैंने जो अभी कोट किया है सिर्फ इतनी ही सत्य आप ले लेंगे तो वो नहीं समझ में आएगी। क्यों एएसआई को उन्होंने कहा है कि प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे एएसआई का वो बेस्ड है, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने फिंच के और स्टीफन थैलर के रिकॉर्ड को उन्होंने माना है कि नहीं साहब ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू का है। उसकी वजह है मानने की, क्योंकि उस समय लगातार राजीव धवन कह रहे थे कि साहब ये तो एक ट्रेवलॉग आया उसने लिख दिया, इसको क्या आप मानेंगे? ये हिस्टोरियोग्राफी थोड़ी है। तो कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, बताइए कहां से मानना शुरू करें? उन्होंने कहा नहीं साहब ईस्ट इंडिया का तो बिल्कुल नहीं गजेटियर मान सकते, क्योंकि ईस्ट इंडिया का गजेटियर तो साहब ये ईस्ट इंडिया कोई सॉवरेन स्टेट थोड़ी था, ये तो प्राइवेट कंपनी थी। कोर्ट ने कहा अच्छी बात है। तो ब्रिटिश हुकूमत ली 1857 से, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद एएसआई का आता है, 1892 में आता है। उसके बाद मणि साहब की अपनी रिपोर्ट आती है। इन सबको देखने के बाद कोर्ट कॉशियस था, तो उसने जबकि क्लियर लिखा था एएसआई के रिपोर्ट में 1892 का देख लीजिए, मणि साहब की रिपोर्ट देख लीजिए, सबने लिखा है कि साहब क्लियर कट है कि इसको इबारत मंदिर तोड़ के बनवाया गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बावजूद कोर्ट कितना कॉशियस था कि उसने लिखा ये मैं एएसआई के उसको उसमें लेता हूं, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे लेता हूं, लेकिन फिंच के रिपोर्ट को उसने कहा कि ये तो इसकी वैल्यू तो अनइम्पीचेबल है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं गलत एनालिसिस कोर्ट की ना हो जाए, मुझे इसकी चिंता थी। इसलिए माला जी बहुत दिन से मैं सोच रहा था, और ये इतना अद्भुत है कि मैं समझता हूं इसको अंग्रेजी तर्जुमा कराइए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक लैंडमार्क होगा और ये दिशा प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी, और साथ में जो आपने एक जो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और एविडेंसेस जो कि कोर्ट में पेश किए गए, उनकी एक जो झलक हमें दिखाई, उससे मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी कि अगर हम इन सब चीजों को अपनी लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में नहीं प्रिजर्व करते तो ये सब चीजें शायद कोर्ट में हम लोग पेश नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा एक सजेशन राय साहब जरूर हमारे कहीं ना कहीं उस चीज को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट थी सर कि जब हम मंदिर बना रहे हैं वहां पर तो एक अच्छा सा एक लाइब्रेरी आर्काइव रिसर्च सेंटर भी बने, जो कि जितने भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड, क्योंकि जैसे आपने पोस्टेरिटी की रिसर्च की बात की, तो देयर शुड बी सम सेंटर जहां पर लोगों को पता रहे कि अगर मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो मैं कहाँ जाऊं।
तो एक अयोध्या में अगर एक अच्छा सा रिसर्च सेंटर भी बने और उसपे लाइब्रेरी और आर्काइव एक बहुत, क्योंकि जैसे हमारे पास ही हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं रामचरित मानस से लेके और अलग अलग टॉपिक्स पे, तो हमारे पास तो है, लेकिन इसी तरीके से और भी जगह, और सबको इकट्ठा करके एक डिजिटल आर्काइव के तौर पे वहां पर अयोध्या में बनाया जाए तो एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाली पीढ़ी के लिए और जानकारी रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और माला जी ने जरूर आपकी बात को नोट किया और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर वो सोच रही होंगी। तो अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर बी.आर. मनी को, जिनका की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे केस के अंदर, और जैसे कि सर ने बताया कि माला जी ने भी आपका रेफरेंस दिया है और हर कोई जानता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन कितना वैल्यूएबल था और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने इस केस की हिस्ट्री में। तो मैं नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट। आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिवादन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा आयोजित आज के इस पुस्तक लोकार्पण वेबिनार में आदरणीय अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, माननीय न्यायमूर्ति सुधा मिश्रा जी, माननीय न्यायमूर्ति एस.आर. सिंह जी, श्री प्रशांत मिश्र जी, श्री डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, श्री एन.के. सिंह जी, और प्रस्तुत पुस्तक अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम की लेखिका श्रीमती माला दीक्षित एवं प्रतिभागी भाइयों और बहनों, 9 नवंबर 2019 का दिन भारत के इतिहास में सदा के लिए देश के गौरव और सांस्कृतिक चेतना का दिन माना जाएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद में रामलला के पक्ष में अपना निर्णय दिया। जैसा कि जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा जी ने भी कहा, एक लीक से हटकर इस पुस्तक की रचना श्रीमती माला दीक्षित ने की है। मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं और उनके इस सार्थक प्रयास के लिए उनको साधुवाद देता हूं, जिसके द्वारा जनमानस के समक्ष उन 40 दिनों का विवरण तो उन्होंने प्रस्तुत किया ही एक सरल और सशक्त भाषा में, बल्कि उसके पीछे क्या बैकग्राउंड था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने क्या निर्णय दिया, किस तरह के डिस्कशंस वहां हुए, उनकी भी चर्चा की। और सभी पक्षों के द्वारा अपना अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात की। अंततः जो माननीय 5 न्यायमूर्तियों की पीठ ने अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया, उसकी इस पुस्तक में चर्चा हुई है, और ये हम सब के लिए एक गर्व का विषय है कि बिना किसी मतभेद के, बिना किसी आंदोलन के, एक जो 500 साल पुराना केस चल रहा था, उसका सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही सुंदर निर्णय देकर उसको संपन्न किया। श्रीमती माला दीक्षित ने बड़े सशक्त शब्दों में इन सारी घटनाओं की चर्चा की है, और यहाँ तक कि किस बात पर किस एडवोकेट ने क्या कहा और उसको
किस तरह से माननीय न्यायाधीशों ने लिया और उसके ऊपर कमेंट्स किए, ये सारी बातें आम जनता को पता नहीं चलती। ये वही लिख सकता है इस तरह की बातें जो जिसने कोर्ट में ये सारी चीजें सुनी हो, क्योंकि वहां रिकॉर्डिंग तो होती नहीं, लेकिन इन चीजों को भी इन्होंने बड़े सारगर्भित शब्दों में अपनी पुस्तक में स्थान दिया है। जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने 2010 में अपना निर्णय दिया था और एएसआई के प्रतिनिधि और कोर्ट कमिश्नर के रूप में मैंने काफी समय कोर्ट में बिताए थे। वहाँ किस तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई उनका मुझे ज्ञान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से चर्चाएं हुई और डिस्कशंस हुए उसके विषय में संभवतः इस पुस्तक से ही मुझे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हुई। इस पुस्तक में 12 अध्याय हैं और इतने अधिक विषयों पर चर्चा हुई है कि 10 मिनट के अंदर उन सब की सारांश भी प्रस्तुत करना संभव नहीं है। लेकिन जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई से संबंधित विवरण हैं, उनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। चौथे और छठे अध्याय एएसआई की रिपोर्ट से संबंधित हैं। छठे अध्याय में जहां एएसआई के ऊपर लिखा गया है, वहां उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि किस तरह से 5 × 5 मीटर की 90 ट्रेंचेस लगी और उसमें 12 मार्च से 7 अगस्त 2003 तक उत्खनन का कार्य हुआ और जैसा कि उच्च न्यायालय का आदेश था, उत्खनन के 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो 21 या 22 अगस्त 2003 को ये रिपोर्ट भी सबमिट हुई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक अभूतपूर्व उत्खनन कार्य था जो संभवतः इतिहास में, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के इतिहास में शायद पहली बार इस तरह का उत्खनन हुआ और उसकी रिपोर्ट अपने सभी पक्षों से संपन्न रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को सबमिट की गई। इस रिपोर्ट के साथ साथ जो 14 सदस्यीय हमारी टीम थी, बाद में उस टीम के मेंबर्स बढ़ गए, उनकी सारी नोटबुक्स, रफ पेपर्स, हजारों फोटोग्राफ्स, 3 दर्जन से अधिक डीवीडी और दूसरे सारे पेपर्स कोर्ट को सबमिट किए गए थे। और ये अनप्रेसिडेंटेड एक्सकवेशन इसलिए भी था कि प्रतिदिन वहां 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति हुई थी। वो सुबह से शाम तक बैठते थे। जितनी पार्टी थी उनके सारे पार्टीज के जो एडवोकेट्स थे वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके इतिहासकार, पुरावेद और साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस स्टाफ, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये सारा कार्य हुआ, जो कि एक अभूतपूर्व कार्य कहा जाएगा। इस पुस्तक के चैप्टर 4 के विषय में प्रारंभ में आदरणीय राय साहब ने मेरे नाम की बात कही थी कि उसमें आपका नाम बी.आर. मीणा है। वो निश्चित रूप से एक टाइपोलॉजिकल एरर थी।
लेकिन आगे जो जहां भी मेरा नाम उसमें आया है पुस्तक में, वो सब जगह नाम सही आया है। और श्रीमती दीक्षित ने भी ये भी कहा कि हम इसको आगे सुधार लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसका सेकंड एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन के विषय में वो निश्चित रूप से सोचेंगी। मेरे कुछ और सुझाव हैं। एक तो चैप्टर 6 में पेज नंबर 121 पे, जहां यहाँ उत्खनन के पीरियड 1 की बात हो रही है, वहां नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पीरियड की चर्चा है, उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो मेरे समझ से उत्तर वैदिक काल शब्द रिपोर्ट में हम लोगों ने यूज नहीं किया है, और उत्तर वैदिक काल अपने आप में एक निश्चित काल अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सका है, इसलिए उसको ना लिख करके सिर्फ उसको उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड का समय कहें, या प्राक मौर्यकालीन काल कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसी तरह से पृष्ठ संख्या 132 पे ये कहा गया है कि 50 में से सिर्फ 4 खंबे वहां मिले थे। इसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी कल्पना थी, जो पिलर बेसेस हमको प्राप्त हुए थे, उसके हिसाब से 84 पिलर बेस बनते थे, जिनमें से 50 पिलर बेसेस हमें उत्खनन में प्राप्त हुए, और उन 50 में से 4 पिलर बेस ऐसे थे जो एक काल पहले से चले आ रहे थे और अगले काल तक, यानी मस्जिद बनने से पहले के समय के मंदिर के काल तक वो चले आ रहे थे। एक तीसरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि पृष्ठ संख्या 133 अध्याय 6 में कहा गया है कि ASI रिपोर्ट के 3 वॉल्यूम हैं। पहला वॉल्यूम 200 पृष्ठ का, दूसरा वॉल्यूम 188 पृष्ठ का, और तीसरा वॉल्यूम 167 पृष्ठ के फोटोग्राफ्स के साथ। लेकिन इसको निवेदन करूंगा माला जी से कि वो इसको सुधार लें। एक्चुअली रिपोर्ट के 2 ही वॉल्यूम हैं। पहला वॉल्यूम जिसमें टेक्स्ट और लाइन ड्राइंग्स हैं, 308 पृष्ठों का टेक्स्ट है और 65 उसमें ड्राइंग्स हैं, और जो दूसरा वॉल्यूम है उसमें 235 फोटोग्राफ्स हैं। तो ये जो 3 चीजों की मैंने चर्चा की, अगले संस्करण में इनको वो अगर सुधार लें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर मेरे किसी भी तरह की मदद की इसमें आवश्यकता हो तो मैं निश्चित रूप से उनसे टच में रहूंगा और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। पृष्ठ संख्या 134 से 137 तक मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों के विषय में चर्चा है, और उसमें जो मुस्लिम पक्ष ने 13, 14 या 15 के करीब आपत्तियां की हैं, उनका एक स्पष्टीकरण भी साथ साथ हो जाता तो और अच्छा रहता, जिसमें जैसे कि 1-2 मैं चर्चा करना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा है कि चैप्टर 10 जो उपसंहार है वो किसने लिखा है, ये प्रश्न किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने हाई कोर्ट में दे रखा था, और उसके बाद वहाँ जजेस उससे एग्री कर गए। एक एफिडेविट भी दिया गया था कि चैप्टर 10 जो है वो सारे रिपोर्ट का कंक्लूजन है, इसलिए उसको किसी एक व्यक्ति के नाम पर लिखना उचित नहीं समझा गया। दूसरी चीज उन्होंने जैसे ये लिखा कि BR मणि कैसे इससे जुड़े रहे बाद में, जबकि हरिमान जी को बुलाया गया और वो इसके लेखक भी बने। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा
कि मैंने महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अपने आप को वापस बुलाए जाने की चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप रहिए, श्री हरि मांझी वहाँ कोर्ट मैटर्स वगैरह देखेंगे और एक्सकवेशन आप ही के अंडर, आप ही की प्लानिंग से चल रहा है और उसका डायरेक्शन आप ही देंगे। और इसी वजह, यही कारण था कि मैं इसके कई चैप्टर्स का लेखक बना रहा, जिसमें हमारे जो श्री हरि मांझी साहब थे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, उन्होंने कोई चैप्टर नहीं लिखा। इसी तरह से विभिन्न स्तरों में सामंजस्य और सुसंगतता की चर्चा मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों में हुई है, जहां मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कंकॉर्डेंस हम लोगों ने, 2 कंकॉर्डेंस बल्कि इसमें एक्सकवेशन रिपोर्ट में दिए हैं। संभवतः उनके समझ में नहीं आए या क्या बात है, या उनको एक आर्ग्यू करना था, इस वजह से उन्होंने लिखा उसके विषय में। जैसा कि एडवोकेट्स और आदरणीय जजों के उद्गार इस पुस्तक में मुझको सुनने को पढ़ने को मिले, उससे मेरा बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। और इतने बड़े विषय को लेकर के एक पुस्तक में सिर्फ 12 अध्यायों में माला जी ने जो ये अविस्मरणीय पुस्तक लिखी है, उसके लिए उनको मैं अंततः एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मनी, आपके अविस्मरणीय और बहुमूल्य सुझावों के लिए, क्योंकि ये सुझाव कोई और नहीं दे सकता था, सिर्फ आप ही दे सकते थे। मुझे याद है जब मैंने माला जी से कहा कि क्या मैं डॉक्टर मनी को बुलाऊं इस डिस्कशन के लिए, तो इतनी खुश हो गई कि नहीं उनको तो जरूर बुलाइए, क्योंकि उनके बारे में तो उसका तो पूरा आधार ही उसमें, और आपका बुलाना इतना सार्थक रहा। जो आपने सारी जो भी त्रुटियां हैं, जो भी सुझाव दिए हैं, बहुत ही सराहनीय, और अंशा और माला जी उनको सबको नोट कर रही होंगी और आपसे बिल्कुल टच में रहेंगी। और सबसे हमारा जो आज का डिस्कशन भी आपके सारे विचारों को, हमने इनको ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं और IGNS के YouTube चैनल पर भी ये रिकॉर्डिंग रहेगी, तो आने वाले समय में लोगों के लिए ये भी एक डिस्कशन भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पे रहेगा, हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और इतने महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच। अभी प्रशांत जी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, शायद टेक्निकल रीजन की वजह से। तो अब मैं हमारे अपने मार्गदर्शक, और ये जो कलानिधि में हम लोग वर्चुअल बुक डिस्कशन करते हैं, उससे पहले फिजिकल बुक डिस्कशन करते थे, और इसमें हमेशा मुझे पता है कि हमारे राय साहब की तरफ से कोई भी सजेशन आता है वो इतनी महत्वपूर्ण बुक होती है कि मुझे खुद एक एक्साइटमेंट होता है कि इस बुक को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को बुला के चर्चा करें। सर, आपका मार्गदर्शन हमेशा बहुत ही सराहनीय और बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको आपके अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर, आप अपने उद्गार से हमें। सर अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। सर अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। ठीक, सबको नमस्कार। कानून या सुप्रीम कोर्ट का नाम आते ही लोगों की रुचि समाप्त हो जाती है, साधारण आदमी की भी और पढ़े लिखे लोगों की भी, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया है जिसमें लोग भटकते रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन कानून और उसके अरुचिकर विषय को माला जी ने रुचिकर बनाया है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। ये अयोध्या के विषय को
न केवल भारत में बल्कि ये पूरी दुनिया में इस विषय में लोगों की दिलचस्पी थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। जो 70 सालों का अनुभव है और खास करके पीवी नरसिंह राव के समय का जो अनुभव है, वाजपेयी जी के समय का जो अनुभव है, तो उस इन अनुभवों से, और वो अनुभव कटु हैं, लोग दूध के जले हुए हैं और छाछ फूक फूक करके पीने के अभ्यस्त हो गए। ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मसले को लिया और लगातार सुनवाई की। इस पुस्तक से हमको ये पता चलता है कि पहली बार हफ्ते में 5 दिन की सुनवाई हुई। यही पुस्तक बताती है कि ऐसी 3 सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं जो लंबी चली हैं। केशवानंद भारती की सुनवाई जो है वो शायद 68 दिन चली। आधार की सुनवाई 36 या 38 दिन चली, लेकिन ये सुनवाई 40 दिन चली और खास ये कि हर हफ्ते में 5 दिन तक चली। इसी पुस्तक में है कि धवन यानी राजीव धवन जो वकील कम हैं, क्रांतिकारी ज़्यादा हैं, वो उनको कहना पड़ा कि हम 5 दिन तक सुनवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। तो जजों ने कहा कि ठीक है, आप अपने सहायक को शामिल उस दिन रहने के लिए कहिए। 12 अध्याय, जैसा मणि जी ने कहा, एनके सिंह जी ने कहा, 12 अध्याय की पुस्तक, 237 पेज की ये पुस्तक, मेरा अनुमान है कि करीब 2.25 लाख शब्दों की ये पुस्तक है। और आज की चर्चा के बाद मुझे लगता है कि माला जी इसको 3 लाख के शब्दों की पुस्तक जरूर बनाएंगे, क्योंकि उनको इतनी चीजें मिल गई हैं कि जैसे ही ये नया संस्करण निकलेगा तो इसको और समृद्ध करेंगे। सचमुच ये पुस्तक, मैं संविधान का विद्यार्थी हूँ, इस नाते इस पुस्तक का महत्व तो समझ सकता हूँ। इस पुस्तक ने 2 बड़े काम किए और इन दोनों कामों के लिए श्रेय माला जी को है। पहला काम जो मेरी समझ में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि हिंदी पत्रकारों को इन्होंने एक दीप स्तंभ स्थापित कर दिया है। यानी हिंदी पत्रकार रिपोर्टिंग अच्छी करते हैं, राजनीति अच्छी जानते हैं, कानून की अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो कानून की बारीकियों में जाते हैं, लेकिन हिंदी पत्रकारों के साथ जो दूसरी गड़बड़ रहती है कि वो राजनीति अच्छी जानते हैं, कानून अच्छी जानते हैं, लेकिन उसी में वो फिर एक पक्ष हो जाते हैं। माला जी ने अपनी पुस्तक में बहुत संतुलित ढंग से दोनों पक्षों की बात इन्होंने ध्यान रखा है, रोचकता को, तथ्यों को, तो दोनों पक्षों के तथ्य आ गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरी समझ में ये है कि आमतौर पर ये काम अंग्रेजी के पत्रकार करते हैं, तो इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। अंग्रेजी के किसी पत्रकार ने 40 दिन की रिपोर्टिंग की कोई किताब नहीं बनाई है, और इस मायने में ये किताब हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भारतीय भाषाओं में बनने लायक किताब है। यानी इसका न केवल अंग्रेजी में अनुवाद हो सके तो ये हर भारतीय भाषा में इसका अनुवाद होना चाहिए। इस पुस्तक से इन्होंने कहने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जो बात बड़ी प्रमुखता से उभर करके आ रही है वो ये कि हमारे संविधान में
सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की थी, आज हम ये महसूस करते हैं और सब लोग महसूस करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को जो एक संसद के बराबर, कार्यपालिका के बराबर और जरूरत पड़ने पर थोड़ा दोनों से ऊपर का जो स्थान संविधान निर्माताओं ने दिया, वो ऐसे ही संकटों को निकालने के लिए दिया, ऐसे ही समय पर एक नई व्यवस्था बनाने के लिए दिया। क्योंकि भारत का जो समाज है वो जिस तरीके से चलता है, उसमें गांव हो या दिल्ली हो, कोई विवाद अगर पैदा हो जाए तो उसको हल कौन करे। तो इसलिए हमारे परंपरा में पंच, सरपंच और पंचायत की एक व्यवस्था रही है। सुप्रीम कोर्ट, मैं ऐसा समझता हूँ, इस पुस्तक से भी निकल रहा है और इस पुस्तक में जो जगह जगह, जैसा एन.के. सिंह जी ने कहा, चाहे जिन जिन लोगों ने, माला जी ने ये भी बताया कि सबसे अधिक सवाल किसने पूछा, सबसे कम सवाल किसने पूछा और कम से कम सवाल किसने पूछा। तो लेकिन जजों का जो एटीट्यूड है वो वकीलों से जानने की कोशिश है, दूसरा वकीलों को संदेश देने की कोशिश है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये जो संविधान पीठ है, 5 जजों की पीठ, इस पीठ ने अपने को एक नए भूमिका में स्वयं स्थापित किया और वो उस नई भूमिका में ही उन्होंने ये समझा कि 500 साल का जो विवाद है उसको हल करने का यही समय है। और इसलिए उन्होंने जो जो आधार बनाए, कहीं कहीं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसके बारे में एन.के. सिंह जी ने बताया है, लेकिन आधार उन्होंने बनाया साक्ष्य को और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उत्खनन को, स्कंद पुराण को। और इसलिए इस पुस्तक में खास करके मैंने तो कई देखा है, पेज नंबर 2 पर, इस पुस्तक का जो पेज नंबर 2 है उसमें ये और इस तरह के अंश इस पुस्तक में जगह जगह हैं। लेकिन पेज नंबर 2 पर माला जी लिखती है कि प्रधान न्यायाधीश की अदालत में अंदर जाने के लिए लाइन से 3 दरवाजे हैं। ऐसे वर्णन इस पुस्तक में जगह जगह हैं और इसलिए मैं इस पुस्तक को न केवल 40 दिन की सुनवाई का वर्णन है, विभिन्न पक्षों के तर्क हैं इसमें, बल्कि ये पुस्तक एक शब्द चित्र भी प्रस्तुत करती है। और ये शब्द चित्र, मुझे लगता है कि अगर कोई केवल ये पुस्तक पढ़ ले तो उसे इस बात का पूरा अनुमान हो जाएगा, उसको जानकारी हो जाएगी कि दरअसल वहाँ हुआ क्या। उसी तरह से मेरी समझ में इस पुस्तक का जो 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय ध्यान से पढ़ने लायक अध्याय है। और अध्याय तो हैं ही अपने स्थान के, कि किस तरह से कुतर्क भी सुप्रीम कोर्ट में चले। 5वें अध्याय में एक पक्ष इस आधार पर बाबर के किए हुए काम को, बाबर के कारनामे को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि बाबर तो स्वयं प्रभु था। और इसलिए ये जो इन्होंने ठीक इस पुस्तक का शीर्षक, इस अध्याय का शीर्षक दिया है, बाबर का फरमान और लोकतंत्र की अदालत। उसी तरह से पेज नंबर 104, जहां
मैंने कहा कि वकीलों के बीच जो नोक झोंक है और कोर्ट नाराज हुआ, इसके का वर्णन करते हुए भाषा शैली जो माला जी ने अपनाई है, रिपोर्टर की शैली है, लेकिन इसमें प्रवाह है। एक एकेडमिक शैली इन्होंने नहीं अपनाई। अगर इन्होंने किसी प्रोफेसर की या एकेडमिक की शैली अपनाई होती तो ये पुस्तक दुरूह हो जाती, पठनीय नहीं रहती। लेकिन एक रिपोर्टर की शैली में जो इनकी स्वाभाविक शैली है, दैनिक जागरण में जो छपता है, हम लोग देखते भी हैं, उस शैली को अपनाया है। और इस तरह से इस पुस्तक में फिर हर पन्ने से दूसरे पन्ने पर जाने की उत्सुकता बनी रहती है। और अब पेज नंबर 105 पर एक रोचक सवाल है, और वो सवाल ये है कि जस्टिस बोबड़े पूछते हैं कि क्या जन्म स्थान का ज्योतिष से भी कोई संबंध है, यानी इस तरह के भी प्रसंग वहां आए। मैं ऐसा समझता हूं कि एएसआई की रिपोर्ट का जहां इन्होंने उल्लेख किया है, और अगली बार जब पुस्तक में ये संशोधन करेंगी तो उसमें BR मणि जी भी उनकी मदद करेंगे। एक मेंशन जरूर होना चाहिए इस तरह के एएसआई की रिपोर्ट के पहले या बाद में, कि ये जो एएसआई का उत्खनन हुआ वो तो कोर्ट के आदेश से हुआ, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उस स्थान पर उत्खनन का कार्य एएसआई ने अपनी पहल पर 1975 में किया था, और बी लाल को हम सब लोग जानते हैं। जब इस देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, तानाशाही कायम हो गई थी, पूरे देश में सन्नाटा था, उस समय बी लाल ने 5 वे स्थान चुने, और उन स्थानों की वे जो 5 स्थान उन्होंने चुने वो भगवान राम के जन्म स्थान से लेकर के उनके वनवास के 5 स्थान थे, और उन 5 स्थानों की उन्होंने खुदाई की थी। उनकी खुदाई जो 1975 में उन्होंने की थी, उस खुदाई में ही ये संकेत मिल गए थे कि यहाँ पर दरअसल मंदिर था जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। और इसीलिए ये पेज नंबर 69 पर जहां इतिहासकारों की रिपोर्ट का उल्लेख है, वहां चंद्रचूड़ ने कहा कि जिस समय इन इतिहासकारों ने यह रिपोर्ट दी तब एएसआई की खुदाई के बाद आई विस्तृत रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं थी। चंद्रचूड़ आधा सच बोल रहे हैं। पूरा सच यह है कि उस समय भी ये रिपोर्ट ठीक है कि बाद में आई, लेकिन उस समय भी बी लाल की वो रिपोर्ट मौजूद थी, और बी लाल की रिपोर्ट के आधार पर ही दूसरे पक्ष ने, जब चंद्रशेखर के जमाने में हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच में 6 दौर की बातचीत हुई थी, तो 5वें दौर में यही तय हुआ था, और उस समय उसके नेता थे सैयद शहाबुद्दीन। सैयद शहाबुद्दीन लगातार कहते थे कि अगर आप ये सबूत दे दें कि वहां पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है तो हम अपना दावा वापस ले लेंगे। जैसे ही मंदिर के सबूत आने लगे, न शहाबुद्दीन का पता चला न मुस्लिम पक्ष का पता चला। अब ऐसे जटिल प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट ने हल किया है, और उस विषय को माला जी ने अपनी पुस्तक में बहुत रोचक शैली से में रखा है। ये जो पर्दे के पीछे जो किरदार हैं, इसका इस पुस्तक में एक जगह उल्लेख है, और इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये पुस्तक अपनी शैली के लिए, अपने तथ्यों के लिए, अपनी प्रस्तुति के लिए तो याद की ही जाएगी। इस बात के लिए भी इस पुस्तक से एक संदेश निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट संकट मोचन की भूमिका में भी आ सकता है, और उसे
जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय हित में आना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय विवाद के समाधान की भूमिका में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला। मैं समझता हूँ कि ये कार्य जो बालाजी ने अपनी रुचि से, अपनी इनिशिएटिव से की, मुझे एक दिन इनका फोन आया कि हमने ये पुस्तक बनाई है। तब तक इनसे कोई हमारी बातचीत नहीं थी। अगले ही दिन मैंने रमेश जी से कहा कि हम लोगों को इस पुस्तक पर चर्चा करवानी चाहिए और आज ये चर्चा हो रही है। मैं माला जी को और बधाई देता हूँ और इस आयोजन में आप सब, एनके सिंह जी ने हम लोगों के आग्रह पर इसमें रुचि ली, आए, BR मणि जी आए, R सिंह जी आए और ज्ञान सुधा जी आई। तो इन सबको और इन सब के सूत्रधार रमेश जी हैं, इनको मैं बधाई देकर अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद सर, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। आपने बहुत सारे सुझाव माला जी को ऑलरेडी दिए हैं और माला जी जरूर उन पर गौर करके, और मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरे संस्करण की तैयारी करेंगे। आपके विचार हमेशा ही एकदम से अलग होते हैं, लीक से हटके होते हैं और बहुत सारी जानकारी बहुत ही अविस्मरणीय होती है क्योंकि वो किसी किताबों में नहीं मिलती है, आपके अपने जो अनुभव हैं उन्हीं के बेसिस पे मिलती है। तो इस डिस्कशन में भी हम लोगों ने वो सारी जानकारी आपसे सुनी और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं भी एक छोटा सा सुझाव माला जी को देना चाहूंगा। माला जी, जैसे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर प्रस्तुत किए गए, अगर हम एक अपेंडिक्स के तौर पर उसकी एक रेफरेंस लिस्ट लगा के बना के उनकी पूरी डिटेल भी इस बुक के नए एडिशन अगर आप लाना चाहें अटैच करें तो लोगों को रेडी रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकली आपने उनकी बातें की है, लेकिन एक कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक डिटेल के तौर पर एक बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाए। आपको कोई भी मदद चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ उस चीज के लिए। उससे क्या होगा कि इसकी एक रिसर्च वैल्यू और बढ़ जाएगी। कोई भी रिसर्चर अगर इस पर आगे रेफर करना चाहेगा तो उनको आसानी से वो लिंक कर सकता है उन डॉक्यूमेंट्स को। तो ये एक मेरा सुझाव था। तो इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपने सारे अतिथिगणों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जस्टिस ज्ञान सुधा जी मिश्रा जी का, जस्टिस R सिंह जी का, श्री NK सिंह जी का, डॉक्टर BR मणि जी का, प्रशांत जी जो हमसे जुड़ नहीं सके, और सबसे महत्वपूर्ण माला जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया इस किताब को। और सबसे अधिक हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री राम बहादुर राय जी का, जिनके मार्गदर्शन में हम ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे कार्यक्रमों में शामिल रहिए और इसी तरीके से हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको प्रणाम और धन्यवाद। अब आपसे अध्यक्ष महोदय से परमिशन लेके मैं कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। नमस्कार।